अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीनस के मेहमान के साथ मैं हूं मनाइल शेख। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा बारबरकत और रहम वाला है और जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, लेकिन हम भूल चुके हैं, हम इस दुनिया को ही अपनी जो है असल ज़िंदगी मान चुके हैं। और आखिरत मेरे ख़्याल में बेचारी आवाम को तो आखिरत ही याद है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है और जो पाकिस्तान का हाल चल रहा है, अब जो पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुज़र रहा है, महंगाई इतनी अरूज पर पहुंच चुकी है, हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के स्पोक पर्सन सरदार नज़ाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप मुझे बताइएगा कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है और अब जो है इलेक्शंस का भी ऐलान हो चुका है, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी आपको क्या लगता है कि कहाँ खड़ी है? क्या नेक्स्ट जो है पीएम जो है बिलावल साहब नज़र आ रहे हैं आपको कहीं? एक तो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि अभी तक डेट इलेक्शन की अनाउंस नहीं हुई है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल में इस वक्त तक तो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जानी चाहिए थी। एक टेंटेटिव टाइम दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि जनवरी के एंड में हम लोग इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। वो जो मेरे ख्याल में डेट अगर दे देते तो जो कन्फ्यूजन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, मुख्तलिफ लोगों के, जो पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी का क्राइसिस है, बेसिकली बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क के अंदर एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इकॉनमी की सिचुएशन बेहतर होगी। जहाँ तक आपने सवाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो ना कि सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट करती है। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, जो ऐसा इलेक्शन नहीं होगा कि जो 2018 में हुआ या 2013 में इलेक्शन हुआ। आपको याद होगा कि 2013 में एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे इफ्तिखार चौधरी साहब ने, जिस तरह एक मखसूस जमात को फैसिलिटेट करके इक़्तिदार में लाया। फिर 2018 में हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविल ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी का नेक्सस था, जिसकी वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। अब हमें ये इंश्योरेंस दी जा रही है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अगर ये सारी सिचुएशन हो जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी। अच्छा, आपने जैसे बताया कि सिर्फ सिंध के लिए नहीं, पूरे चारों सूबों के अंदर ये बहुत फेमस है, काम कर रही है और बिलावल साहब का नाम भी आ रहा है। अच्छा, शर्जील मेमन साहब जो हैं इंटीरियर में जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का पीपल्स पार्टी पे से एतबार उठ चुका है। महंगाई की जो आपको मिले थे 5 साल ये और 5 साल पिछले के अंदर तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। देखिए, महंगाई, बिल्कुल आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। उसके भी सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं कि जो जिस तरह ऐसे लोगों को मैं पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया जिनकी कौंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी, उनको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो ख़ुद कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है। तो जिसकी वजह से आज इकॉनमी के अंदर मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान एक आईसीयू में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के लोग गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी की मतलब एक हद से ज़्यादा वो क्रॉस हो चुकी हैं सारी चीज़ें। जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की, देखें पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हमारे 15 साल के अंदर 15 साल से हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं, जो हमें वफाक से या जो 18वीं तरमीम के बाद जो हमें वसाइल मिल रहे हैं, उसके वो जो जितने वसाइल मिलते हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है। हेल्थ सेक्टर में मैं आपको बता दूं कि हेल्थ सेक्टर में सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसमें जो गुज़श्ता UNDP की रिपोर्ट में लिखा गया कि सूबा सिंध के अंदर हेल्थ में सबसे ज़्यादा काम हुआ। मैं मिसाल दूंगा आपको, यहाँ पे आप चली जाएं तो यहाँ पे आप हार्ट डिजीज़ जितनी हैं उसमें NICVD कराची, NICVD सखर, NICVD हैदराबाद और हर जगह पे चेस्ट पेन यूनिट पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस सारी चीज़ों को किया है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि पीपल्स पार्टी को लोग वोट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी इलेक्शन होगा, अगर जनवरी में इलेक्शन होगा तो पीपल्स
पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। नहीं, लोग तो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इंटीरियर्स के लोग ने तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया और कहा कि अब हमसे वोट लेने आपने नहीं आना, अब हमने देखें पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको आप देख रही हैं, लेकिन मैं आपको अभी हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने विज़िट किया है, यहाँ से कराची से निकले वो लाहौर तक गए। जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस सिंध के अंदर जिस तरह उनका वाहियाना इस्तकबाल हुआ, मैं चेयरमैन साहब के साथ था, मुझे पता है कि जिस तरह लोग निकले हैं और उन्होंने निकल के अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वेलकम किया। देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही इक़्तिदार में नहीं आ जाती, ज़ाहिर है उसका काम होता है, उसकी फॉलोइंग होती है, उसके वर्कर्स होते हैं, उसके फॉलोवर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टी इक़्तिदार के अंदर आती है। मैं अभी चेयरमैन साहब ने रिसेंट जो विज़िट किया कराची से लाहौर तक, उसमें हम देख रहे थे कि यहाँ से जिस तरह कराची से चेयरमैन साहब निकले, मिली, ठट्ठा, बदीन, गारो, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, हर जगह पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस्तकबाल हुआ। सखर में बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ। तो ये ऐसे एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि लोगों ने बाइकाट कर दिया। कुछ लोग होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी जहाँ पे सिंध की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल एक हकीकत है, वहाँ पे उसके मुखालफिन भी हैं, जैसे GDA है, MQM है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है। ये तो आपने PDM बनाया था, इनके साथ तो आपका इत्तेहाद भी था और बहुत इनको साथ लेके भी आप चल रहे थे। अभी ये जो गवर्नमेंट, देखिए PDM का हम हिस्सा नहीं थे, PDM से हम बहुत अरसा पहले हम निकल चुके थे। अलबत्ता हम मुस्लिम लीग नून के कोलिशन पार्टनर थे और हम आज भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हल नहीं कर सकती, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मिल बैठना होगा। मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए तमाम लोगों को साथ मिल के चलना होगा। कंट्री के इंटरेस्ट के लिए अब आप किसके साथ हाथ मिलाना चाहेंगे? देखें हाथ जहाँ तक मिलाने की बात है, हम तो ये समझ रहे हैं कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी, उसमें यह था कि हम डायलाग और डायलाग पे यकीन रखते हैं। कोई भी पॉलिटिकल फोर्स है, चाहे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ही क्यों नहीं है, सबके साथ पीपल्स पार्टी डायलाग पे यकीन रखती है और सबके साथ डायलाग होना चाहिए। मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना चाहिए और बैठ के मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में फैसले करने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी आप ये कहें कि जी मैं फलां पार्टी से बात नहीं करना चाहता, मैं पिक एंड चूज की पॉलिसी की उस पर नहीं करना चाहता। MQM बड़ी खिलाफ नजर आ रही है। MQM के दोस्त हमारे जो भी आजकल तकरीरें कर रहे हैं वो ज़ाहिर देखें, मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कराची में जिस आदमी को अपनी सियासत का फ्यूचर सिक्योर करना होता है, थोड़ा बहुत अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करना होता है, तो उसको पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात करनी पड़ती है। हम ये समझते हैं कि MQM की कोई हैसियत नहीं है इस शहर के अंदर। अब जो सीटें थी, 2-4 सीटें हैं उनकी, मेरे ख्याल में आने वाले इलेक्शन में वो भी सीटें नहीं होंगी। उन्होंने अपना हाल देख के, मैं बात कंप्लीट कर लूँ, उन्होंने अपना हाल देख के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से जमात इस्लामी को एक स्पेस मिला, जमात इस्लामी को भी वोट मिला। पीपल्स पार्टी को कराची के लोगों ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आया रखा और जिसकी बुनियाद के ऊपर आज मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है और इंशाल्लाह कराची में भी पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आएगी। MQM के दोस्त हमारे अगर पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहने से उनकी सियासत बचती है तो पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, नो डाउट कि अब जो पीपल्स पार्टी के मेयर साहब हैं वो काम कर रहे हैं कराची में और हर जगह काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हम कराची की सड़कें हैं वो मुँह बोलता सबूत है। जो कराची के नालों के ऊपर जो ढक्कन कायम है, जिसमें आए दिन, अभी प्रीवियस मंथ में ही पूरी की पूरी गाड़ी लड़की ड्राइव कर रही थी, उसके अंदर चली गई। क्यों, क्या वजह थी? क्योंकि उसके ऊपर नहीं थे स्पेस। और ये कहा जाता था पहले कि हम मेयर अगर जो है पीपल्स पार्टी का आएगा तो कराची का जो मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। अगर मेयर पीपल्स पार्टी का नहीं आता, देखें मिनाइल, पहली बात तो ये कि ओवर द नाइट कोई भी चीज़ काम नहीं होता। सर, अब तो काफी टाइम हो। देखें सुन लेना, अनफॉर्चुनेट ये था कि इस शहर के अंदर तकरीबन 30-35 साल तक एक ऐसी जमात का कब्ज़ा रहा है कि जिनके हुक्म के बगैर इस शहर में मेरे ख्याल में पत्ता भी नहीं हिलता था। पॉलिटिकल वर्कर क्या, मीडिया क्या, एक शख्स लंदन से रात 8 बजे गाना शुरू करता था सुबह तक और कोई मीडिया, किसी में हिम्मत नहीं थी कि 1 मिनट के लिए भी उसको कट कर सके। जो डोमिनेशन थी, जो कब्ज़ा था, जबरी कब्ज़ा था, लोगों को मार के बोरियों में बंद किया जाता था
और लोगों, शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर हो जहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसने लाशें नहीं भेजी। ये खुशकिस्मती है कि 2016 के बाद इस शहर से डोमिनेशन ख़त्म हुई, इस शहर के लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका मिला। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा 3 साल में जब तक पीपल्स पार्टी का मेयर रहेगा, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जितने मसाइल हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% हम मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये मुझे यकीन है अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पे कि जो उन्होंने अपने मेयर को, डिप्टी मेयर को और तमाम हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे सबको टॉप टू बॉटम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको जिस तरह लोगों ने वोट किया है आप उसको रिस्पांस भी करें। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी 3 साल कंप्लीट करेगी, हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे अपने 3 साल कंप्लीट करेंगे, तो ये जो छोटे मोटे सिविक मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह के अब चूँकि मेयर जो है पीपल्स पार्टी का है, कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, कराची एक इंटरनेशनल सिटी है और इसको देखा जाता है। इंशाल्लाह ताला कराची के मसाइल हल होंगे। कराची के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बहाल करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब, और इसके साथ साथ जो ग्रेवयार्ड है कराची के अंदर, उसके अंदर आजकल अब वो उसके अंदर पता नहीं कौन सा सिस्टम मिला हुआ है जो अब ज़रूरत इस अमर की है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है ना थोड़ी पार्कों से या इनोग्रेशन से फारिग होकर थोड़ा ग्रेवयार्ड के ऊपर तवज्जो दे कि वहाँ पर जो कब्रें हैं उनको मसमार करके और जबरी उस पर कब्ज़ा दिया जा रहा है, उस पर दूसरी कब्रों को उसमें डाला जा रहा है और सड़क की जगहों पर खाली खड्डा खोद कर उसमें मिट्टी भरकर ऐसे ही शो किया जा रहा है। तो इनको अगर ये कंप्लेन की जाती है तो कंप्लेन में कहते हैं इदारे मिले हुए पैसे ले रहे हैं। देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं, अनफॉर्चुनेटली शहर की जो सेंसेस हुए हैं वो भी क्लियर नहीं हो सके। ये तकरीबन 3 करोड़ की 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज हैं, ग्रेवयार्ड के भी इशू हैं, हिंदू के भी इशू हैं, मुर्दों के भी इश्यूज हैं। इनको सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल एक तो तरीक़ाकार ये है कि जिन लोगों को वोट मिला है, चाहे MQM को मिला, पीपल्स पार्टी को या जमात इस्लामी को वोट मिला या बाकी PTI के हमारे दोस्तों को वोट मिला, सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करना चाहिए और सबको मिल के इस शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक जगह रख के हमें इस शहर को आगे लेके जाने के लिए अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम इसी तरह ब्लेम गेम में रहे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे, एक दूसरे को वफादार, गद्दार और दूसरे इस तरह के अलगाबात से नवाजते रहे, बिलखुसूस जो जिस तरह की ज़हर आलूद सियासत जमात इस्लामी की है, उससे अगर छुटकारा हासिल ना हुआ तो इस शहर के अंदर इसी तरह के क्राइसिस रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस शहर के शहरियों को आगे आना पड़ेगा, शहरी आगे आएंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे और कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अगर वोट करेंगे तो इंशाल्लाह इस शहर के मसाइल हल होंगे। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से जमात इस्लामी कराची को, MQM को, PTI को, जिसका जो भी जितना यहाँ पे वोट बैंक है, सब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेयर कराची को स्ट्रेंथन करें, उसके हाथ मजबूत करें। वो उसके हाथ जो भी चीज़ आप पॉजिटिव समझते हैं तो उसके ऊपर आप बिल्कुल आप नेगेटिव समझते हैं, क्रिटिसिज्म करें, पॉजिटिव समझते तो आप उसको अच्छा भी बोलें ताकि शहर को रिलीफ मिल सके। बहुत ज़बरदस्त सरदार नज़ाकत साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि इस शहर के जो है ग्रेट जो है उसके इंटरेस्ट के ऊपर बात करनी चाहिए तमाम सिटीजन्स को। अच्छा, आपको अभी क्या लग रहा है कि जो अभी जो मुल्क की कंडीशंस है, पाकिस्तान की जो कंडीशन चल रही है, इदारे नून लीग का साथ दे रहे हैं? देखिए हम लोगों की इस तरह की रिजर्वेशन मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के अंदर कि हमें ये लग रहा है कि कुछ लोग, इदारे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इदारों के अंदर बैठे हुए कुछ लोग, क्योंकि नून लीग का माजी इसी तरह का ही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो हम ये समझते हैं कि कुछ नज़र आ रहा है हमें कि उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक मिसाल मैं आपको दूं कि अगर आप किसी भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर को हथकड़ियाँ लगा के अदालतों के अंदर पेश करेंगे, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को या PTI के बाकी जो लीडर हैं उनको आप हथकड़ियाँ लगा के अदालतों के अंदर पेश कर रहे हैं, वो मुल्ज़िम है, वो कन्विक्टेड नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब मुजरिम
वो सही है या गलत हैं, लेकिन वो अगर कन्वर्टेड हो के अगर उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, अदालतों के अंदर, जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा, तो हम ये समझेंगे कि एक बायस्ड होके हमारे इदारे और नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और इसके ऊपर इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी। अच्छा, अभी जो उनके करीबी साथी हैं नवाज शरीफ के, लतीफ़ साहब जो हैं, उन्होंने एक पंडोरा दोबारा से खोला हुआ है कि भाई 2017 का जो केसेस थे, ठीक है, वो मुल्क से बाहर चले गए। अब छोड़ें, अगर आपको नहीं, आपने उस पर जो उसको खोलना या उनको नहीं लेकर आना कटहरे में, उसको छोड़ दें, लेकिन 9 मई वाले जो किस्से हैं ना, 9 मई वाली जो चीज़ें हैं, जो 9 मई के दहशतगर्द हैं, जो लोग हैं, उनको आप सज़ा ज़रूर दें। तो ये बात, इस पर तजाद नज़र नहीं आ रहा कि 2017 वाली बात उन्होंने, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को जो रियासत होती है वो माँ की तरह होती है। अच्छा, हम लोग अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं और यहीं से अब कंटिन्यू करेंगे। सरदार नज़ाकत साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हमें जो है कराची के लार्जर इंटरेस्ट को देखना चाहिए और मेयर कराची के हाथ मजबूत करने चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वीनस के मेहमान विद मनाहिल शेख, और हमारे साथ स्पोक पर्सन पीपल्स पार्टी के मौजूद है सरदार नज़ाकत साहब। उनसे हम बात कर रहे हैं मेयर कराची के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, और हम बात करेंगे पेट्रोल के ऊपर, और डॉलर की कीमत कम हो रही है, क्या ये फेक है? तो अब बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी सरदार साहब, देखिए, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा था। अगर नवाज शरीफ साहब वो सही हैं या गलत हैं, उनको अदालतों से सज़ा तो मिली हुई है ना, तो अगर उनको बग़ैर किसी अदालत में पेश किए, बग़ैर हथकड़ी लगाए अगर उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, बजाय जेल भेजने के अगर उनको घर भेजा जाएगा, तो फिर पाकिस्तान के लोग तो सवाल करेंगे। फिर पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर, और बिलखुसूस हमारी जुडिशरी के ऊपर पहले ही पूरी दुनिया कह रही है कि हमारे कैंगरो कोर्ट्स हैं। तो अगर हम लोग इस तरह की उनको फैसिलिटेट करेंगे, बगैर पूछे उनको रायवेंट भेज देंगे, जाती उम्रा में जाके रेस्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदालतों का तमाशा बनेगा। हम ये समझते हैं चाहे कोई भी हो, चाहे 9 मई का वाक़या हो या 2017 के केसेस हो, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने केस फेस किए, आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल जेल काटी। आज भी हमारे दोनों साबिक प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अदालतों के सामने। मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को केसेस फेस करना चाहिए और इदारे पिक एंड चूज़ की पॉलिसी से बाहर आ जाएं और तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करें, ताकि ये महसूस हो सके कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर बच्चे से प्यार करेगी। ये जो फ़िलासफ़ी है पाकिस्तान की, ये जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि रियासत इक्वली ट्रीट करेगी, तो फिर एक ये तासुर भी ख़त्म हो जाएगा कि अगर रियासत इक्वली ट्रीट करेगी कि सिंध का प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसको फांसी दे दी जाती है, पंजाब का प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसको फैसिलिटेट करके जद्दा भेज दिया जाता है या लंदन भेज दिया जाता है। ये सारे जो स्टिग्मास लगे हुए, ये इन सब जितने स्टिग्मास हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हमारी अदालतों को, हमारे इदारों को, तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। सही, तमाम इदारों को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। और अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ना, अब ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो लोग इनका इस्तकबाल करें, और वो पहले मीनार पाकिस्तान पे जाएंगे, फिर इदारे उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज जो मुझे पता चला है कि कुछ खटपट इनमें चल रही है कि जो केयर टेकर वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी साहब हैं, उनको राना सनाउल्लाह ने पैगाम भेजा है कि भाई आपने शेख रशीद का जो है हाल देखा है, तो अब आप अपना हाल देखें, आपका क्या हाल होगा जो आप इस तरह से। तो ये इसके बाद से जो है ना, अब थोड़ी सी इनके दरमियान खटपट हो रही है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमारे अनाल काकर साहब हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है ज़राए के मुताबिक, क्या ये लंदन गए थे नवाज शरीफ से मिलने, या उनके बीच में कुछ? मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने खैर इस चीज़ की तरदीद भी की है कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक सरफराज बुगटी साहब का ताल्लुक़ है, वो बेसिकली उनका डोमेन ये है कि इस वक्त वो इंटरम होम मिनिस्टर हैं। उनको चाहिए कि अपनी जो इदारे उनको डायरेक्शन देंगे, चाहे इलेक्शन कमीशन है या जो भी इलेक्शन करवाने के लिए इदारे आए हुए हैं, वो उसके ऊपर वो अमल दरामद करे, बजाय इसके कि वो ब्लेम गेम में जाएं
और इस मुल्क के अंदर कंट्रोवर्सीज जन्म लें। और मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब को भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जब तक जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो रिकन्सिलिएशन की जो पॉलिसी अमली तौर पे 2008 में इम्प्लीमेंट हुई है, जब तक हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, मुल्क के अंदर अगर हम इसी तरह की रंजिशें, इसी तरह की चपकलिशें हम जारी रखेंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर इमरान खान को कहा था कि आप चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी करें, बेशक हमारे केसेस चलते रहेंगे, हम अपने केसेस फेस करेंगे। वो सारे फेक केस थे, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों ने केसेस को फेस किया, लेकिन इमरान खान साहब ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी नहीं किया, इकॉनमी के ऊपर मीटिंग्स नहीं की, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क इस हाल से गुजर रहा है। हमें जितने पॉलिटिशियन हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनको चाहिए कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में देखें। मुल्क होगा तो सियासत होगी। पाकिस्तान के अवाम को आप फैसिलिटेट करेंगे तो पाकिस्तान के लोग आपको वोट करेंगे, आपको प्यार करेंगे। लेकिन अगर हम अपने ही झगड़ों में अपने अवाम को अगर चक्की में पिसेंगे तो फिर मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान चल सकेगा, ना पाकिस्तान के अवाम इनको चलने देंगे। तो क्या लगता है आपको कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे अभी? देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। अगर देखें, हम नहीं समझते कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसा हाल या माजी नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जो है अपने केसेस को छोड़कर 4 साल बाद मुल्क से बाहर रहे हैं आप, और फिर आप आए और आप चाहें कि हमारे अगर पाकिस्तान के इदारे उनको फैसिलिटेट करेंगे तो पूरी दुनिया में पहले ही पाकिस्तान के इदारों का तमाशा बना हुआ है। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशरी का, इलेक्शन कमीशन का, तमाम इदारों का पहले ही तमाशा बना हुआ। तो अगर मजीद बनाना चाहते हैं तो उनका अपनी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं समझ रहा कि नवाज शरीफ की इतनी फॉलोइंग है कि वो पाकिस्तान के लोगों को लीड कर सकें या पाकिस्तान के लोग उनको वोट करेंगे। हाँ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी समेत, पीटीआई समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वली लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के बाद अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि अगर पीपल्स पार्टी के अलावा अगर पीटीआई भी जीतती है तो हम उसके इलेक्शन को उनकी जीत को तस्लीम करेंगे, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर जो है सुल्तान राजा साहब है, अच्छा ये अपनी अपनी डोमेन में अगर सारे इदारे काम करें तो मुल्क तो कहाँ से कहाँ चला जाता। मसला ये है कि अपने डोमेन में काम नहीं करते, इंटरप्ट करते रहते हैं दूसरी चीज़ों के अंदर। सेकंड ये कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये राइट है कि वो बताए कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता या अभी इसके अहल नहीं है या कुछ, मतलब उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए, कभी भी डेट मिल सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि सेंसस की वजह से उनको डिले करना पड़ा इलेक्शन, लेकिन आपके सवाल में बड़ा दम है कि वो इलेक्शन कमीशन को राउंड द क्लॉक इस चीज़ पे प्रिपेयर होना चाहिए कि जब भी कहीं भी इलेक्शन हो, इलेक्शन का टाइम पे होना, मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पावर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को शिफ्ट करें टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 90 डेज के अंदर है। उसमें देखें, हम लोग पड़ोस में नहीं देख रहे ना, हिंदुस्तान के अंदर कितनी आइडियल डेमोक्रेसी है। वहाँ पे कभी नहीं हमने सुना कि इलेक्शन डिले हुआ, कभी हमने नहीं सुना कि किसी डिक्टेटर ने वहाँ पे हिंदुस्तान के ऊपर, हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा किया, हमने कभी नहीं सुना कि वहाँ पे किसी जज ने किसी का टूल बन के फैसले दिए, हमने कभी नहीं सुना कि इलेक्शन कमीशन ने किसी का साथ दिया, हमने कभी नहीं सुना कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है। बुनियादी तौर पर यह है कि हमें लोगों से सीखने की ज़रूरत है, अपने अपने इदारे अपने अपने डोमेन में रह के काम करें। तमाम इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पावर शिफ्ट करेगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। क्योंकि इस मुल्क का आगे बढ़ना ही जमहूरियत के अंदर है, ना किसी डिक्टेटरशिप के अंदर या इंटरिम गवर्नमेंट ला के उसको प्रोलॉन्ग करने की बातें। मेरे ख्याल में इससे मुल्क हमारा आगे नहीं जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट है, आ गई है, और इदारों के अंदर काफ़ी जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं स्ट्रिक्टली ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई जा रही है, और वो उनको क्या कहते हैं, जो हमारे मकबूल बाकर साहब हैं, हर इदारों को जाके वार्न कर रहे हैं, चाहे हमारे एजुकेशनल इदारे हों, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हों। ठीक है, ये एक तो एक अच्छी बात है। दूसरा सेकेंड ये कि
इसके साथ साथ जैसे ही इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, फ़ौरन पेट्रोल के रेट ऊपर चले गए, फिर मज़ीद ऊपर जाते जा रहे हैं, मज़ीद जा रहे हैं, डॉलर कम होता जा रहा है। मतलब ये क्या मामला, कुछ समझ में आ, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस बात एक तो IMF के साथ जो PTI के एग्रीमेंट्स हुए थे उसी को कंटिन्यू करना पड़ा, PDM की गवर्नमेंट को, जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी उसको कंटिन्यू करना पड़ा हमें। ये सारी चीज़ें हमने पहले स्टडी नहीं की थी और हमने एक ऐसे शख्स को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया था कि जिसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं थी मुल्क चलाने की। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे इस वक्त जो मुश्किलात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर टाइम पे इलेक्शन होंगे, कोई भी चीफ़ मिनिस्टर या केयर टेकर जो भी मिनिस्टर है, चीफ़ मिनिस्टर है, अगर वो कहीं विज़िट कर रहा है, किसी इदारे के अंदर जा रहा है, तो उसका डोमेन बनता है वो जाए, जाके काम करे। जब तक कि वो केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर है या मिनिस्टर है वो जाए, लेकिन केयर टेकर ही होना चाहिए, वो चेयर टेकर ना हो कि जी वो एक कुर्सी संभाल के ना बैठ जाए, बल्कि उसका जो डोमेन है उसके अंदर रह के वो काम करे। बिल्कुल हम उसको वेलकम करते हैं। सरदार नज़ाकत साहब ने बहुत अच्छी बात की कि केयर टेकर को केयर टेकर ही होना चाहिए, चेयर टेकर नहीं होना चाहिए। सर आप मुझे खुलकर बताएं, क्योंकि आवाम जो है बिल्कुल परेशान हो चुकी है। वो कहती है या तो हमें एक ही दफ़ा मार दें आप, कि डॉलर्स जो है वो तो कम हो रहे हैं, तो क्यों पेट्रोल के रेट फिर क्यों नहीं कम हो रहे, दूसरी चीज़ें क्यों नहीं कम हो रही, आटा क्यों? इस दफ़ा जो फेस्ट को ऑयल प्राइसेस हमारी कम होंगी और हम अगर जो हम लोग बहुत सारे हमारे प्रिकॉशंस मौजूद हैं कि इंटरनेशनल दुनिया के साथ, जिस तरह हमारे आर्मी चीफ़ ने भी पिछले दिनों यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बात करते हुए कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो दोस्त मुल्क हैं उनसे बात करके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, फ़ॉरेन एक्सचेंज लेके आएँ। अगर ये सारी चीज़ें करने में हम कामयाब हो जाएं और टाइम पे इलेक्शन हो जाए, एक जमहूरी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी, पूरी दुनिया को उसके ऊपर एतमाद होगा, पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर होगा वो पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगा, तो मेरे ख्याल मुल्क के हालात बेहतर होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान अपने मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रहा है कि जिसमें तो गरीब तो पहले ही बेचारा ख़त्म था, यानी अपनी गुर्बत की लकीर से ज़िंदगी नीचे बसर कर रहा था। मिडिल क्लास भी अभी गरीब की तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है। इसमें चाहे कोई भी किसी भी मकातब फ़िक्र के लोग हों, वो सारे इस महंगाई से, इस बेरोज़गारी से, इस ऑयल प्राइसेस की जो इंक्रीज़ होती है उससे सारे इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत है कि पाकिस्तान के जो तमाम जो हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान की जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो सारे अगर मिल के काम करेंगे, मुल्क के लार्ज इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ये मुल्क क्राइसिस से निकलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक ना एक दिन ज़रूर तरक्की करेगा और ये सारे मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करे। फ़िलहाल जो इतनी क्राइसिस में पाकिस्तान है उससे तो बाहर निकले, क्योंकि आवाम कहती है चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कोई भी, लेकिन ये अशिया खुर्दोनोश जो कीमतें हैं, आटा, चीनी, दाल और ये पेट्रोल, इसको नीचे, चाहे वो पीपल्स पार्टी आए, चाहे वो नून लीग हो, चाहे PTI हो, चाहे MQM हो या जमात इस्लामी हो या XYZ कोई भी हो, आवाम बस ये चाहती है कि हमें बस वो बंदा हमसे वोट लेने आए जो फ़ौरन जाकर इसको नीचे कर दे। ये नहीं हमें बताया कि पिछली गवर्नमेंट ने IMF से वादे किए हुए थे, हमें उसको लेके चलना पड़ रहा है या कुछ इस तरह के। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है कि आम आदमी को, आम पब्लिक को इन चीज़ों में ना कोई इंटरेस्ट है, ना इन चीज़ों की, ये जो गोरख धंधे हैं सारे, उनको समझ भी नहीं आती कि हमारे IMF के साथ एग्रीमेंट्स क्या हैं या ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने से कितना फ़र्क पड़ता है। आम आदमी को इससे मतलब नहीं है। आम आदमी चाहता है कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, चीज़ें सस्ती मिलें, उनकी दस्तरस में होनी चाहिए, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें, अपने आप को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन ये मैं समझ रहा हूँ कि इसमें ना कि सिर्फ पाकिस्तान के हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत सारा एक बिगाड़, पाकिस्तान को बिगाड़ने में उनका हाथ है, इसी तरह पाकिस्तान के इदारों का भी बहुत बड़ा हाथ है कि वो लोग एक
कांस्टेंट के साथ एक कंटिन्यूसली एक गवर्नमेंट को चलने नहीं देते, जिसकी वजह से एक कोई इकोनॉमी के ऊपर चार्टेड नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों को अब समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के इदारों को, पॉलिटिकल फोर्सेस को, कि हमने कैसे इस क्राइसिस से निकलना है, ऐसे क्राइसिस से निकलना है। बिल्कुल, सरदार नज़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और किस तरह से इस क्राइसिस से निकलना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो है इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक और चीज़ आप मुझे बताएं कि ये जो है बिजली की जो चोरी हो रही है, सनतकार इदारे, ठीक है, ये कर रहे हैं तकरीबन 90%, जो गरीब तबका है, जो छोटी आबादियाँ, वो 10% कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फर्दर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, और वो ये कहते हैं, जो पैमरा ये कहती है, ये के इलेक्ट्रिक वाले, कि नहीं, हमें तो अपना रेवेन्यू पूरा चाहिए, वो किसी भी तरह से, बिजली चोरी हो रही है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों हम अपने सनतकारों, जहाँ बिजली चोरी हो रही है, जो इदारे चोरी कर रहे हैं, वहाँ पर क्यों स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, एक तो कराची की बहुत बदकिस्मती है कि एक के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ किया गया। उस वक्त कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन थी, KESC के नाम से, उसको प्राइवेटाइज़ किया गया, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किस तरह उसको प्राइवेटाइज़ किया, और कौन लोग इसके टूल बने, जो आज शहर के बड़े चैम्पियन बन रहे थे, वो उस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए थे। जिस तरह के इलेक्ट्रिक ने कराची के लोगों की तबाही का ज़िम्मेदार है, कराची के लोगों को की जो गवर्नमेंट सतह पे जो उनकी जो तारें लगी हुई थी, वो सारी निकाल के इलेक्ट्रिक ने बेची हैं। के इलेक्ट्रिक ने जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के जो लेबर थे, उनको निकाल के कराची की सड़कों पे घसीटा है। मेरे ख्याल में इतने बड़े मुजरिम हैं ये के इलेक्ट्रिक वाले, कि जितना इनको अगर आप बुरा भला कहें, और पाकिस्तान कराची के लोग जिस तरह बददुआएं निकल रही हैं के इलेक्ट्रिक के लिए, जिस तरह एक गरीब आदमी को जिसकी तनख्वाही 25-30 हज़ार है, उसको अगर 15-20 हज़ार रुपये का बिल भेज रहे हैं, तो फिर कैसे बिल आ रहा है, तो उसको कैसे वो करेगा। तो मेरे ख्याल में कराची इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक को लगाम देना बहुत ज़रूरी है। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ही इसका टेंडर ख़त्म हो चुका था। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, उसमें कुछ एग्रीमेंट्स हमारे ऐसे हैं कि जो उसको रिवाइज़ करना जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके लिए ज़रूरी। अब 2023 में इनके तमाम एग्रीमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, तो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह मेरा अपना ख्याल यह कि मैं आपको ऑन एयर कह के जा रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तो इंशाल्लाह के इलेक्ट्रिक की इस इंतजामिया को तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फ़ौरन फारिग करेगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इम्तियाज़ शेख साहब को कितना असम्बली में भी बारहा कहा गया कि भाई आप जो देखें, इनका टेंडर खत्म हो चुका है। वो किसी को भी नहीं पूछते। इम्तियाज़ शेख साहब तो छोटे से सिंध के एनर्जी के मिनिस्टर थे, वो फेडरल गवर्नमेंट को, वो जो इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको, नेपरा को वो नहीं पूछते, उसके फ़ैसले नहीं मानते, अदालतों के फ़ैसले नहीं मानते। उन्होंने एक क्लब की तरह अब के इलेक्ट्रिक को रखा हुआ है कि जिस तरह वो अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं, और कराची के लोगों को अजियत में डाला हुआ है, कराची के लोगों को महंगी बिजली दे रहे हैं, कराची के लोगों को जिस तबाही से उन्होंने वो किया है, मेरे ख्याल में ये नाकाबिले माफ़ी लोग हैं। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इस वक्त, वो क्या इसका कैंसिल नहीं कर सकती? मतलब तो ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि केयर टेकर गवर्नमेंट का ऐसा कोई डोमेन है कि वो ख़त्म कर सके। इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जी किसी की भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, जो फेडरल में इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि के इलेक्ट्रिक बेसिकली फेडरल सब्जेक्ट है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। तो वो अगर किसी की गवर्नमेंट आएगी, उसको कन्विंस करने की कोशिश होनी चाहिए कि इनका एग्रीमेंट ख़त्म करके अपनी तहवील में ले लें, या किसी थर्ड पार्टी, दूसरी तीसरी पार्टी को, एक जिस तरह आम प्राइवेटाइजेशन होती है उसी तरह होना चाहिए। अच्छा, IMF ने भी अभी कहा कि बिल्कुल आप इनको जो है रिलीफ नहीं दें, अगर आप देंगे तो फिर IMF का भी पीछे से एक मजबूत एक पावर वो दिखा रही होती है कि 200 यूनिट से ज़्यादा अगर हैं तो उसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा, ये IMF ने कहा है। देखें, उसमें एक चीज़ है कि IMF के साथ हमने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उसमें उनको हमने रेवेन्यू जनरेट करके देना है, उनको हमने सारा एक बैलेंस शीट बना के दी हुई है कि हम इतना आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। अगर उसमें किसी तरह की भी अगर IMF के प्रोग्राम में हम लोग गड़बड़ करते हैं, तो फिर हम IMF के प्रोग्राम से निकल सकते हैं। IMF के प्रोग्राम से निकलने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल दुनिया जो आपको सपोर्ट करना चाहती है या इन्वेस्ट करना चाहती है, वो एक कंडीशन होती है कि IMF के प्रोग्राम में होना आपका ज़रूरी है।
ये पाकिस्तान, ना कि सिर्फ पाकिस्तान है, हिंदुस्तान भी आईएमएफ के प्रोग्राम है, दुनिया के जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सारे आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं। जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आती है, एड आती है, क्लाइमेट चेंज के जो फंडिंग होती है, जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी उसके लिए एक कंडीशन होती है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं टोटल फंड को। तो मेरे ख्याल में हमने जितने जो एग्रीमेंट किया हुआ है, हमने उनको बताया हुआ है कि हम इतना आपको रेवेन्यू जनरेट करके दिखाएंगे। तो हमें टैक्स कलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइलर बनाना चाहिए, ना कि गरीब लोगों को, आम लोगों को उनके ऊपर टैक्स लगा के फर्दर टैक्स और ये टैक्स और गुंडा टैक्स और सब टैक्स लगा के हम उनको लूट रहे हैं पाकिस्तान के लोग। बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, इस वक्त इन्होंने 30 तारीख ये आखिरी दी हुई है टैक्स कलेक्शन के लिए, तो उसमें टैक्स कलेक्शन भी बढ़नी चाहिए और उन लोगों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए जो पाकिस्तान के सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, जिनके पास अपनी वैल्यूज़ हैं। एक गरीब आदमी को अगर आप इतने बड़े टैक्सेस के नीचे लेके आएंगे तो फिर उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, आपने एक बात की कि ना तमाम जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहकर काम करना होता है, उनको टैक्स रेवेन्यू हमें जमा करके देना होता है, लेकिन कभी भी आप दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, उन्होंने अपनी आवाम के ऊपर इतना बर्डन नहीं डाला हुआ। टैक्सेस का मतलब क्या होता है? टूल टैक्सेस, अगर आप सिर्फ इसी को देख लें, व्हीकल्स के जो टैक्स लिए जाते हैं, जो सिटीज़ के बाहर टूल टैक्सेस होते हैं, इसी से ही इतना आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। देखें, हमने तो बेसिकली टैक्स को रिलीफ देना सबसे ज़्यादा जब तक आप पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज नहीं लेके आएंगे, पूरी दुनिया से हमारी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होगी। देखें बेंगलोर हिंदुस्तान का एक सूबा है, उसमें जो उनकी आईटी एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हमारी तो तब होगी ना जब अगर जैसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर उसकी मांग, उसकी खपत पूरी हो रही है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ, जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ चीज़ें हम देखें, आईटी में हम लोग बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर आईटी में हम बेहतर तरीके से काम कर सकें तो हिंदुस्तान आईटी से बहुत बड़ा फंड जनरेट करता है। इसी तरह हमारी फिशरीज़ की मार्केट है, इसी तरह हमारी कॉटेज है, इसी तरह हमारी सारी राइस है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए और टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी चाहिए, ना कि गरीबों के ऊपर टैक्स लगा के अमीरों को आप फैसिलिटेट करेंगे। टैक्स के अंदर चोरी जो करता है तो मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल चोरी नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या आप हूँ या कोई भी पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, फौजी हो, जर्नल हो, जज हो, कोई भी हो, उसके ऊपर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक टैक्स लगना चाहिए और सबको फाइलर बनना चाहिए। चाहे पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शहरी जो 50,000 लाख रुपया भी महीने का कमाता है, उसको फाइलर बनना चाहिए और कुछ ना कुछ टैक्स अदा करना चाहिए, ताकि टैक्स कलेक्शन बेहतर हो और पाकिस्तान के अंदर जो गरीब मुतवस्तित तबका या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उसको कोई ना कोई रिलीफ मिल सके। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा, अब आखिरी एक सवाल मैं आपसे करूँगी सरदार नज़ाकत साहब, आपने बिल्कुल अपनी जो पार्टी है उसको उस साइड पर नहीं गए, आपने बिल्कुल ये पाकिस्तान की जो है बेहतर मुस्तकबिल की बात की है। आपने ये बोला है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर बैठें और पाकिस्तान के लिए सोचें। ये आपका बहुत प्लस पॉइंट है कि आपकी पार्टी ने आपको ये बात, आप बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर अवाम को रिलीफ सिंपली जो महंगाई हो गई है, फौरी तौर पर केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसा क्या इकदाम करे कि फौरी तौर पर ये जो अशिया खुर्दनोश है इसकी कीमतें नीचे आ जाए? क्या ऐसा करना चाहिए? ज़ख़ीरा अंदाज़ी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक तमाम लोग ज़ख़ीरा अंदाज़ी करते हैं। चीनी का आप देखें ना, चीनी का कितना क्राइसिस है, फिर और जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, हम नाम के मुसलमान हैं, हम इन सारी चीज़ों को, अपनी जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हम उनको भूल चुके हैं। हमें दूसरे का दर्द महसूस करना पड़ेगा और फिर हमें जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे जो लॉ बने हुए उसको मेंटेन करके, अभी बड़ी अच्छी बात है कि आर्मी चीफ ने कुछ ऐसे इकदाम किए जिसके ऊपर ऑपरेशंस भी हुए हैं, डॉलर भी नीचे आया है और चीनी की प्राइसेस भी नीचे आई हैं और जो स्मगलिंग थी वो भी किसी हद तक उसमें फ़र्क पड़ा है। तो मेरे ख्याल में सारे मिल के काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी और आवाम को रिलीफ मिल सकेगा।
बहुत शुक्रिया। सरदार नज़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सारे मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हालत बेहतर होगी। पाकिस्तान इस वक्त आईसीयू में है। सरदार नज़ाकत साहब का कहना है कि इस आईसीयू में से इस माँ को निकालना बहुत ज़रूरी है। वीनस के मेहमान के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।